तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में स्टार्टिंग प्रोडक्शन मतलब अपन मैटर क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपली वैल्यू ऐड करेंगे। प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू क्रिएशन ऑफ अ मैटर। मैटर नहीं क्रिएट कर सकते, कुछ चीज क्रिएट, सिंपल ऐड करेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी कैसी ऐड कर सकते हैं? इट कैन बी फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज करना, कई लक्कड़ को टेबल में कन्वर्ट करना। तो लक्कड़ शायद काम की ना हो आपके लिए, पर टेबल अगर है तो आपके बच्चों के लिए काम क्या है। तो चेंज करती फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटीज कोई एक चीज एक ਥਾਂ ਤੇ abundant है, बहुत ज्यादा है, तो ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ नहीं है। और दूसरे ਥਾਂ ਤੇ जिथे स्कार्स है ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ज्यादा है। एग्जांपल के लिए आपको पता है ये जितना ड्राई फ्रूट है सारा ये पहाड़ियों पे उगता है, कश्मीर की पहाड़ियों पे, उधर कजाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत ड्राई फ्रूट है। तो उधर शायद उस ड्राई फ्रूट का इतना वैल्यू नहीं है, पर अगर जब वो ड्राई फ्रूट बाकी इंडिया रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में आता है तो वहां पे वैल्यू ज्यादा है। तो प्लेस यूटिलिटीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना सो दैट उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अगला टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटीज फिर से ये जो आनी गल दसियो, गावां मज्झां दुध सर्दियां ज्यादा दिंदियां गर्मियां च? गावां मज्झां दुध सर्दियां ज्यादा दिंदियां कि गर्मियां च? नहीं आइडिया। शायद तो सर्दियां च, सर्दियां ज्यादा दिंदियां। सर्दियां च दुध अबंडेंट दिंदियां गावां मज्झां, तो सर्दियों में प्रोडक्शन ज्यादा, पर जो कंजम्पशन ज्यादा है, जो डिमांड ज्यादा है, गर्मियां लोग शेक ज्यादा पीते हैं ना, तो दूध की वैल्यू कब ज्यादा है? जब गर्मियों में। तो उसको संभाल के रख लेना थोड़े टाइम के लिए, तो दिस इज टाइम यूटिलिटी। कोल्ड स्टोर, सूखे दूध की इन्वेंशन ही यहाँ से हुई है। गिले दूध को सूखे दूध कन्वर्ट कर लिया और सूखा दूध संभाल के रख लिया 6-6 8-8 महीने के लिए। तो दिस इज टाइम यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटीज, पर्सनल स्किल, टीचिंग। सीए पढ़ पढ़ के ऐसे ज्ञान इकट्ठा कर लिया और आपको बांट रहे हैं, तो दिस इज योर पर्सनल यूटिलिटी। तो ऑल द अबव सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि खाली गुड प्रोड्यूस करना है, या सर्विसेज वाली चीजें भी प्रोडक्शन में आएंगी। तो प्रोडक्शन में दोनों आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। अगला, अब प्रोडक्शन में क्या नहीं आता? प्रोडक्शन में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आती। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की जाए और पैसे के लिए नहीं करी। एग्जांपल के लिए हाउस होल्ड, प्लांटेशन, या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ। निखिल मनवीर की ग्रीन वेयर जो आगे पहले ही कट्टा है, आप भी नहीं अगर पढ़ोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? सेल्फ स्टडी कर देना मैंने। तो प्रोडक्शन में सर्विसेज भी आएंगी। प्रोडक्शन में क्या नहीं आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की जाए, पैसे कमाने के लिए ना की जाए, एक्सेट्रा। और उसके बाद क्या आ गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जिसमें से लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स। बाकी क्या है? सब ह्यूमन के द्वारा क्रिएट करे गए। लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ह्यूमन एफर्ट, एंडेवर मतलब ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एंडेवर वर्ड का मतलब क्या है? ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन ने अपने एफर्ट लगा करके ये तीन चीजें बनाई है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जिसमें से प्राइमरी या ओरिजिनल क्या है? लैंड एंड लेबर। और कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस्ड फैक्टर। देखो, एफर्ट, ह्यूमन एंडेवर मतलब ह्यूमन एफर्ट होता है। ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा तीन चीजें बनाई गई हैं। पर प्रोड्यूस्ड बाय मैन जिसको बोलते हैं वो कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन। अगला, लैंड के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम बात करते हैं ना लैंड, तो लैंड में क्या चीजें और इंक्लूड कर लेना? एयर, वाटर, लाइट, हीट, नेचुरल रिसोर्स। आउट ऑफ जनरल सेंस से आंसर नहीं आएगा, पढ़ के रखोगे, याद रखोगे तो क्लिक करेगा कि लैंड चार चार फैक्टर्स ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ऑब्वियसली जिन्ने भी रिसोर्सेज चाहिए थे प्रोडक्शन करने ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बात बताता हूँ, ये ना कई बार डाइजेस्ट नहीं होती चीज भी। सर एयर लैंड च किवें आ गई, वाटर लैंड च किवें आ गया? गल यही है, जिन्ने भी रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज ਨੂੰ चार च कैटेगराइज करना है। तो ऑब्वियसली अगर पानी चाहिए, हीट चाहिए, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स चाहिए एक्सेट्रा, तो अगर ये चीजें प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो चार जो कैसे तो पाना ही है ना, तो लैंड च पाता। एग्जाम्पल के लिए बुक्स, क्या प्लांट एंड मशीनरी समझते हो बुक्स को? क्या बुक्स प्लांट एंड मशीनरी कहोगे? नहीं। पर इनकम टैक्स में क्या है? उधर भी चार हेड ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इंटेंजिबल और आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो इनकम टैक्स में भी चार हेड है, तो सारी चीजों को चार में डालना है। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या बुक्स को प्लांट एंड मशीनरी में डाला हुआ है। तो मतलब कुछ चीजें अपन डाइजेस्ट नहीं होंगी, पर वो गल की है भी अगर
चार ही चीजें, चार चीज क्लासीफाई करना था, किसे तो पाना ही पड़ेगा, तो हमें एयर वाटर चीजें लैंड च पा रखी हैं। इसके अलावा लैंड जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर ने दे दिया हमें। इट इज इनइलास्टिक, लैंड की सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक अगर कहें तो फ्रॉम होल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पर इलास्टिक फ्रॉम अ इंडिविजुअल फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म बढ़ा सकती है पर ओवरऑल सप्लाई नहीं बढ़ेगी इसकी इकोनॉमी में। अगला, लैंड इज परमानेंट, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, लैंड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लैंड को साथ में कोई एक्टिव फैक्टर भी चाहिए। लैंड इज इमोबाइल, अगर यूएसए में जगह कम पड़, इंडिया में जगह कम पड़ रही है तो ऐसा नहीं कि बाकी देशों से इधर लेके आ जाओ। लैंड इज इमोबाइल, मल्टीपल यूजेस होते हैं लैंड के। लैंड इज हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का मतलब क्या हो गया, सारी लैंड एक जैसी नहीं है, कुछ उपजाऊ है कुछ उपजाऊ नहीं है। तो फर्टाइल, नॉन फर्टाइल। उसके बाद क्या आ गया, लेबर। लेबर क्या आ गया, लेबर इज बेसिकली फिजिकल एक्सर्शन भी और स्किल भी, इंटेलेक्ट भी। लेबर में कल ऐसा नहीं दिहाड़ी मजदूरी, इंटेलिजेंट बंदा है जो इंटेलिजेंट स्किल्स है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी लेबर में आएंगे। और लेबर में ऑब्वियसली हाउसवाइफ नहीं आएगी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, मतलब लेबर खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, इसको किसी और चीज नहीं भी दोगे तो भी प्रोड्यूस कर देगी। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, बंदा और लेबर आपस में जुड़े हुए हैं, कहते अलग अलग नहीं कर सकते। बंदे में से अगर आप कहो कि उससे दिहाड़ी अलग कर दें, नहीं होगी। तो लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। उसके बाद क्या आ गया, लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब अगर ट्यूसडे को आंटी छुट्टी मार गई तो ट्यूसडे वाला काम ऐसा तो है नहीं थर्सडे को करा लेंगे आंटी से, ट्यूसडे छुट्टी होगी तो छुट्टी होगी। तो दिस इज पेरिशेबल, एक दिन अगर काम नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया, उन्होंने अगले दिन यूज नहीं रह सकते। और लेबर की सप्लाई का कैसी होती है हमारी, बैकवर्ड बेंडिंग होती है। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, एक बार के लिए बढ़ती है, उसके बाद जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं तो लेबर कट जाती है। एक बारी प्राइस ਵਧਣਾ, लेबर ਦੀ सप्लाई ਵਧਦੀ है, ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾइस ਵਧਣ ਨਾਲ घंटे अवेलेबल घटा देता है। कैपिटल, कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में सर सारे एसेट्स भी आएंगे। कैपिटल में क्या आएंगे, सारे आपके एसेट्स। एग्जांपल मशीन्स भी आ गई, फैक्ट्री, डैम, कैनाल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, सारा कुछ, सारे एसेट्स आपके कैपिटल में आएंगे। और टाइप्स ऑफ कैपिटल आपकी फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग नहीं, सॉरी, सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग मतलब जो बार बार लगेगी। इन्वेंट्री भी कैपिटल में आएगी। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन कैपिटल, तो लिख लेना इन्वेंट्री इंक्लूडेड इन कैपिटल। इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन कैपिटल। तो इन्वेंट्री भी कैपिटल में आएगी। अब कैपिटल आपकी या तो टेंजिबल हो सकती है, टेंजिबल का एक और नाम क्या है, रियल कैपिटल। और इंटेंजिबल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। सोशल मतलब पब्लिक है, सरकारी है, एग्जांपल के लिए सड़कें। और उसके बाद आ गया कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्रिएट कैसे होती है, वही लोग पहले सेव करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। टेंजिबल एसेट बढ़ेंगे तो मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन वगैरह एक्सेट्रा। कैपिटल क्रिएट कैसे होती है, अगर कैपिटल ज्यादा होगी, हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अगर कैपिटल ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, मशीन ना ज्यादा है बेसिकली, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन करनी है तो पहली स्टेज क्या आएगी, सेविंग। पहले हाउस होल्ड सेव करेंगे, सेविंग के बाद क्या होएगा, बैंक्स वाले क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे सेविंग्स टू द फर्म्स। तो स्टेप नंबर 1 में सेविंग, सेविंग अगर ज्यादा इनकम है तो बंदा ज्यादा सेव करेगा। और विलिंगनेस टू सेव डिपेंड्स अपॉन द कितना कंसर्न है लोगों को फ्यूचर के लिए। इंडिया में लोग फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं तो सेव करते हैं, बाहर वाले अंग्रेज सोचते नहीं है, तो 5 दिन कमाते हैं और सैटरडे संडे उड़ा देते हैं। तो कहते हैं कितना ज्यादा सेव करोगे डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर को लेकर के कितना कंसर्न हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट इन्फोर्स भी कर सकती है और एनकरेज भी कर सकती है। एग्जांपल सरकार कहती है कि पीपीएफ, पीपीएफ छोड़ो, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें पैसा डालना ही डालना है, तो वो सेविंग, और सरकार ने मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी कर दिया मतलब एनफोर्स कर दिया सरकार ने। और सरकार एनकरेज भी कर सकती है, कैसे,
अगर हम एलआईसी करवाते हैं या फिर पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं, एटीसी में डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में। डिडक्शन मिलने का मतलब क्या, घट इनकम के ऊपर टैक्स देना है। तो सरकार क्या कर रही है, लोगों को इनकरेज कर रही है कि आप सेव करो तो देखो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इनकरेज भी करती है सरकार। दूसरा आ गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हाउस होल्ड से लेकर के पैसा किसको देना है, बिजनेस एंटिटीज को। और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, दो बातें काम करती हैं, या तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब डिबेंचर या बॉन्ड के थ्रू पैसा हाउस होल्ड तो बिजनेस एंटिटीज मूव कर सकते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड के थ्रू। कंपनी डिबेंचर इशू करेंगे, लोग डिबेंचर बाय करेंगे, सीधा हाउस होल्ड से सीधा बिजनेस एंटिटी को चला गया थ्रू द डिबेंचर। या फिर इंस्टीट्यूशन काम आएंगे, बैंकिंग। और ये लोगों की सेविंग मतलब बढ़ाना और कम करना फाइनेंशियल और फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जा सकता है। सरकार मनी सप्लाई घटा देती है, बढ़ा देती है, उतना लोग का सेविंग घटती जाती है। थर्ड क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योरियल क्लास बेसिकली जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस एंटिटी जो नवा बिजनेस स्टार्ट करेगी। अगला एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर और उसके फंक्शन के आगे एंटरप्रेन्योर क्या काम करेगा, सबसे पहला सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे करेगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इकट्ठे करके उनको क्या करेगा, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड साथ में वो रिस्क बेयर करेगा। सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और रिस्क बेयर करेगा। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस में क्या आ जाएगा उसका, एक तो इनिशिएट करेगा बिजनेस एंटरप्राइज, दूसरा रिस्क बियर करेगा। अब जो रिस्क बियर करेगा वो रिस्क कैसा कैसा हो सकता है, रिस्क कुड भी कहता, एक तो फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कुड भी मतलब बिजनेस का प्रॉफिट आए ना आए, मंदी तेजी, तो ब्याज जो है फिक्स कॉस्ट है तो उसको बियर करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी रिस्क, पुरानी टेक्नोलॉजी तो चल पे कल नवी टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड होगी सारी, तो टेक्नोलॉजी का रिस्क भी है उसको। और कुछ ऐसा रिस्क है जो फोरसीएबल है, एग्जांपल के लिए कुछ फायर थेफ्ट, बर्गलरी, चोरी होना, पता ही है कि ये हो सकती है सारी चीजें। और अगर ये सारी चीजें हो सकती हैं तो फोरसीएबल है, कहता है ये वाला रिस्क फोरसीएबल है, मतलब पता है कि हाँ ये वाला हो सकता है, और इसका इंश्योरेंस भी होता है बाजार में। अगर इंश्योरेंस होता है तो यार कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर को रिस्क बियर करने की लोड ही नहीं, वो इंश्योरेंस करा ले और रिस्क क्या करते हैं, ट्रांसफर। देखो जो फाइनेंशियल रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करवा सकते इसका, ये तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। पर कुछ ऐसे रिस्क हैं जो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, थेफ्ट, फायर थेफ्ट एक्सेट्रा, जो इंश्योरेंस करवा सकते हो उनका क्या करो, इंश्योरेंस करवा लो। और बिजनेस एंटरप्राइज को रिस्क को बियर नहीं करना चाहिए। पर इसके अलावा कुछ ऐसा अनसर्टनिटीज होती है, एग्जांपल लोगों का टेस्ट, कंपटीशन, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाना, या फिर कंपटीशन आ जाना बाजार में, ये इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, ये तो बियर करना ही पड़ेगा। एंड एंटरप्रेन्योर ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ प्रॉफिट, वो इन्ना रिस्क ਦਾ ही रिवॉर्ड है। इसके अलावा क्या आ गया, इनोवेशन करनी है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर ने क्या करना है, एंटरप्रेन्योर ने क्या करना है, एक तो बिजनेस इनिशिएट करना है, दूसरा क्या करना है, कुछ रिस्क बियर करनी है। कुछ रिस्क बियर करने हैं, कुछ रिस्क को ट्रांसफर कर सकता है। कौन से बियर करनी है, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजी का रिस्क, अनसर्टनिटीज। अनसर्टनिटीज में क्या आ गया, लोगों का, कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कभी कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। और इसके अलावा बाजार में कंपटीशन आ जाना, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क। ऐसे रिस्क बियर करेगा और ऐसे रिस्क बियर करने के अगेंस्ट जो उसको कंसिडरेशन मिलती है वो प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा उसको काम क्या है कि इनोवेशन लेके आनी है उसने बिजनेस। अगला एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव उनके ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि पहले तो खुद से जीवित रहेंगे, जीवित रहना इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव टू सर्वाइव, है ना। आपने सुना हो, अगर अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हट्टी बट्टी खट्टी, तो पहला साल क्या, हट्टी डालो, दूसरा साल ब्रेक इवन पे चलोगे तो भी इनफ है, तीसरे साल में जाकर के कहते हैं प्रॉफिट्स आने लगेंगे आपको। बानी बंदा ऐसे बोलता है, हट्टी बट्टी खट्टी। पहले साल हट्टी दुकान खुलेगी बहुत है, दूसरे साल ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, तीसरे साल में कमाई आनी शुरू होगी। तो कहते हैं सबसे पहला काम क्या है, दुकान खुलनी चाहिए और चलनी चाहिए, मतलब शटर बंद होने की नौबत ना हो एटलीस्ट। पहला काम तो ऑर्गेनिक सर्वाइव होना चाहिए। दूसरा काम क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या, मैक्सिमाइज करो अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये टर्म सारी समझ लो, चैनल देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेल रेवेन्यू जेड़ा अकाउंट्स में बुक करते हैं, सेल रेवेन्यू जो हम अकाउंट्स में बुक करते हैं माइनस अकाउंट्स में कौन सी कॉस्ट बुक करते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंट्स में केड़ी केड़ी कॉस्ट बुक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपन बुक करते हैं। तो इज इक्वल टू योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आ गया, सेल रेवेन्यू माइनस योर अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब कुछ ऐसी कॉस्ट एग्जांपल के लिए पार्टनर की सैलरी अपन अकाउंट्स के पीएनएल में डेबिट नहीं करते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, पीएनएल में नहीं डालते। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब क्या बन गया, ये नेट प्रॉफिट बन गया, बिजनेस वाला नेट प्रॉफिट ऑफ अकाउंट्स बन गया। तो नेट प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की रेम्युनरेशन माइनस नहीं हुई, और अगर पार्टनर का सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है तो इंप्यूटेड रेंट, इंप्लाइड रेंट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सब चीजें माइनस नहीं हुई, वो भी माइनस करो। क्या चीजें, इंप्लाइड या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, अपना पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कह लो या ऑनर कह लो, ऑनर की सैलरी, ऑनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंप्यूटेड रेंट एक्सेट्रा, ये चीजें इसमें माइनस नहीं हुई। देखो एक तो होती है इंप्लाइड या इंप्यूटेड कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक बड़ा वर्ड है, इस एक होर चीज आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल समझना, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान सुनना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए एग्जांपल कुछ ऐसी है, अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक कूलर बना रहे हैं, कूलर बना रहे हैं तो पीछे स्क्रैप बच रहा है लोहा। अब वो लोहा, एक ऑप्शन क्या है, एज अ स्क्रैप सेल कर दो, ठीक हो गया। दूसरी ऑप्शन क्या है, वो जो स्क्रैप है ना, वो तो पुलिया बना लो, लोहे की छोटी छोटी बाउल्स बना लो, बाउल बाउल बना के बेच सकते हैं। लेट्स से हम बाउल बना के बेचने लगे, अगर बाउल बना के बेच रहे हैं तो बाउल बना के बेच के आपको 10 लाख का रेवेन्यू आ गया। बाउल बनाने में जो कॉस्ट लगी आपको 2 लाख लगी, मतलब लेबर की कॉस्ट लगी। अकाउंटिंग कॉस्ट तो यही है, जेड़ा खर्चा पे किया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 8 लाख। पर मेरी गल ध्यान ना सुनियो, जे तुसी बाउल बना के ना बेचते, स्क्रैप तो थोड़े कोल पिया ही सी, स्क्रैप तो बेच पांदे ही, स्क्रैप वो 4 लाख च बिकदा सी, 4 लाख नहीं 3 लाख च बिकदा सी। अगर स्क्रैप बेचते तो किन्ने च बिकदा, 3 लाख च, ठीक हो गया। कितना फायदा होया, कहानी की है, हमारे पास जो कुल्लर बना के जो पीछे स्क्रैप बचा था, स्क्रैप खाली बेचते तो 3 लाख मिलता। हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन 1 या तो स्क्रैप बेच दे 3 लाख का, ऑप्शन 2 वो स्क्रैप यूज करके बाउल बनाइए, बाउल बना के बेचिए। अगर बाउल बनावांगे तो 2 लाख की लेबर पे करनी पड़ेगी और 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बताओ बाउल बना के बेचना चाहिए या स्क्रैप बेचना चाहिए, बाउल बना के बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, अकाउंट्स में प्रॉफिट कितना आएगा, 8 लाख। अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना होगा, 8 लाख। पर दिमाग लगाया जाए तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 3 लाख तो वैसे भी आ ही जाना सी, हुण कितना आ गया 8, कितना एक्स्ट्रा आ गया 5। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख ही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, 5 लाख। वो कैसे, आपा कहेंगे 3 लाख तो वैसे भी आ जाता, 3 लाख क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मैं बाउल ना बनाता तो क्या बेचता, स्क्रैप, मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दिस वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर ये ना करता तो और क्या करता, और जो करता उतो कितना आ जाता, किते होर कर देता उतो 3 लाख आ जाता, इथों कितना आ गया 8 लाख, एक्स्ट्रा कितना आ गया 5 लाख। तब बाउल बना के बेचने दे बिजनेस तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है 5 लाख, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना आ रहा होगा 8 लाख। तो 3 लाख क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, ऑनर की खुद का जगह ऐसा कुछ है नहीं, तो ये वो वाला इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर जेड़ा वर्ड है ना इंप्लिसिट कॉस्ट, ये दोनों आ जाते हैं, इंप्यूटेड इंप्लाइड रेंट वगैरह भी, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। समझ में आ गई, ये सारी माइनस करोगे तो यू विल गेट योर इकोनॉमिक। अब
अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आ रही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आ रही है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आपका लेट से 4 लाख 3 लाख है, क्या हम कह रहे इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगा ही होगा? अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 3 लाख, क्या हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगा ही होगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये वाली इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है, हो सकता है ये 4 लाख की हो, और फिर कितना आ जाएगा, 1 लाख का नेगेटिव आ जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट 3 लाख है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट। पर ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा, इसको हम बोलेंगे दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोल देते हैं आप? अकाउंटिंग प्रॉफिट को। कैसे निकला ये नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकलूगा? फॉर्मूला की बनाया था, टर्म बताओ जल्दी। पहला, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैसे निकला? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा मेरे को बताना इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब? जेडी आवली सी, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? सिर्फ ये वाली कि ये प्लस ये, ए प्लस बी के ओनली बी, इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब कल्ली ए कल्ली बी के दोनों? ऊपर वाली तो अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब कला ए, और ये वाला है बी, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? दोनों, ए प्लस बी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब दोनों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तभी करके अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आ गया? दोनों ही आ गए, पहले एक्सप्लिसिट भी माइनस हो गया, फिर इम्प्लिसिट भी माइनस हो गया, बच गया आपके पास क्या? इकोनॉमिक प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का एक और नाम क्या है? नॉर्मल के सुपर नॉर्मल? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो वी गेट टू नो अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बुक कुछ का चीज लिखियो, बुक में ये बात लिखना क्या, कि टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड एज क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट। जवाब जी लग दिया, ऊपर की चाबी अंदर रहेगी एक्चुअली।
जो चलो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर पॉजिटिव अकाउंटिंग प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, या फिर एक और टर्म क्या है इसकी, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये सारी टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एंटिटी है तो सोसाइटी की तरफ भी हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है कि लाइक सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देनी है। ये प्रॉफिटेयरिंग पता है क्या होता है? प्रॉफिटेयरिंग आपने लॉ में टर्म सुना होगा ना, अनजस्ट एनरिचमेंट, तो वो लिख लो, अवॉइड क्या, अनजस्ट एनरिचमेंट। लिखा हुआ है ये वर्ड, अनरिचमेंट ही लिखा हुआ है, अनजस्ट एनरिचमेंट सही है। एग्जांपल इधर मैं समझावा कि ये रेलेवेंस बस जी। अच्छा दस दो जिमें ना रीसेंटली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ जीएसटी ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਟੇ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਤੇ 28% ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 12 ਤੇ 28 ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 5 ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ 5% ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 12% ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 5%, ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ जीएसटी ਦੇ। एग्जांपल ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਟਸ ਵੀ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ 12% ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 5%। ਹੁਣ अगर जीएसटी घट गया तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर को चीज मिलनी चाहिए सस्ते में मिलनी चाहिए, पर कंपनियां की करती हैं, एंड कंज्यूमर अगर पहला एक चीज ਦੇ ਲਈ 980 पे करता ਸੀ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, रेट घटਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ पे करना चाहिए, कंपनी करती है जीएसटी रेट घट गया ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ 980 ਦੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ जीएसटी ਰੇਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜਾ जीएसटी ਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ 980 ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 980 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਅਨਜਸਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। तो कंपनी ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਰ जीएसटी ਰੇਟ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਨਜਸਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, तो अवॉइड एंड प्रॉफिटेयरिंग। जीएसटी काउंसिल ने एक एंटिटी भी बना रखी है, एंटी प्रॉफिटेयरिंग एंटिटी, और वो ऑब्जर्व ये करती है भी कंपनियां अगर जीएसटी को बेनिफिट दिंदा डिपार्टमेंट तो कंपनियों को पास कर दिया कि नहीं। तो अवॉइड प्रॉफिटेयरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड अनएडल्टरेटेड गुड्स नहीं देने, उसके बाद क्या आ गया, पोल्यूशन ना करें एक्सेट्रा। चलो आगे, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ फेयर डील टू द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल। मरण की करिए ना फोन ते उठ के आए भी औखा सौखा सुन ला टप जो ऐत की वो टाइम हो गया। टू प्रोवाइड अ फेयर डील टू द एम्प्लॉइज, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है अपना कि एम्प्लॉइज को बढ़िया इन्वायरमेंट देना काम करने के लिए ना, फेयर डील देना, अपॉर्चुनिटी देना, जॉब उनकी इंटरेस्टिंग हो और उनको चैलेंजिंग लगे, पार्टिसिपेटिव बनाना जॉब को। और नेशन की तरफ क्या है, नेशनल प्रायोरिटीज में काम करना, मतलब सेल्फ रिलायंट बनाना, है ना, आत्मनिर्भर भारत, यूथ को ट्रेन करना, टू रिमूव द इनइक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू वर्क, सारी स्टेट को बराबर लेके चलना, जिस स्टेट में ग्रोथ नहीं है उस स्टेट में प्रोडक्शन करना, तो ये नेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ सब तो पहला तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एंटिटी सर्वाइव करे, फिर आपदा घर भरो, फिर सोसाइटी की तरफ, ह्यूमन की तरफ, और फिर नेशन की तरफ। ह्यूमन की तरफ जब भी बात आएगी तो मतलब इंप्लॉयज के लिए बात कर देना, जेडे अपने इंप्लॉयज है उन्होंने तरफ। आगे, to achieve the above objective enterprise actions may get constrained by some of the factors such as, मतलब ऐसा है कि ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैसी दिक्कतें? ये सारी दिक्कत, कि फाइनेंस की दिक्कत, लोकेशन की दिक्कत, ऑब्जेक्टिव की दिक्कत, ये बेकार है, तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। आगे फाइनली काम की बात स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या सीन है कि आउटपुट जो है आपकी इज डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो हम सिर्फ दो रिसोर्सेज को यूज करके चल रहे हैं, एक तो लेबर और एक कैपिटल, जिसमें से शॉर्ट टर्म में कौन सा फिक्स रहेगा, कैपिटल शैल बी द फिक्स्ड। शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स रहेगा और सिर्फ क्या वेरिएबल होगा, लेबर। असम्पशन क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की, कहता रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक मेरी बात सुनो, अभी आपने रिवीजन शुरू करी है ना, एक काम करना,
आपकी बुक में ना पीछे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं इको माइक्रो के, सही है। और इन शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी काफी सारे इकोनॉमिस्ट के नाम लिख रखे हैं, लिख रखे हैं। कुछ कर्व्स लिख रखी हैं, कर्व की स्लोप लिख रखी है, एवरी कर्व दी स्लोप दा की नाम है। मतलब ये पता है क्या कैसा पेज है, ये रट्टे वाला पेज है। ये जेडी चीजा रट्टा मारना है, जेडी चीजा बार बार भुल जाने हैं, वो चीज का पेज है, समझ गए। देखो नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट और भी है सारे ऑलरेडी, वैसे काफी सारा रट्टे वाली डाटा एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। पर आपका फर्ज क्या बनता है, जो तुम रेगुलर पढ़ी जन्ने हो, पढ़ते पढ़ते तुम लग गया भी यार ये वर्ड में भुल रहे हैं, ये नाम भुल रहे हैं, ये इक्वेशन भुल रहे हैं, ਇਹਦੀ ਆ स्लोप है ये भुल रहे हैं, तो इत्थों बार बार पढ़ी चलो तो देखो ये है तो फाइन, नहीं है तो ये ऐड कर लो। वैसे काफी चीजें इस हैगी है, काफी चीजें दिल अगर कुछ लगे जड़ा नहीं है इस मतलब एक दो बार निगाह मार के रखे फिर तुम्हें पता होगा इस की पे है। आपके हिसाब नाल ये चीजें ऐड करी चलो, थोड़े कोल की 5-4 पेज के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। मैं ना जब पढ़ता था मेरे पास ऐसे हर सब्जेक्ट के बने पड़े होते थे। फाइनल में इतना पढ़ा हूं मैं, इंटर तक तो नहीं इतना, इंटर तक सा भी नहीं सी किवें करना ਹੁੰਦਾ है। फाइनल तक किसी हर सब्जेक्ट ਦਾ हर बुक ਦੇ ਅੱਗੇ रटन वाली चीज़ां एक दो पेजा लिखिया ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆ रटना है, ठीक है। आवला भी उस बेसिस ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ऐड कर लिया। और ये माइक्रो का है, मैक्रो का ऐसा तैयार नहीं है। मैक्रो में मतलब है भी नहीं शायद, तो सारे रट्टा मारने वाला है। चलो बस ध्यान रखना, मैंने आपको एक की तरीका दसता। देखो प्रोडक्शन फंक्शन की 3 assumption क्या है। पहली assumption रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देख रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Q इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट, एक्यूमुलेटेड आउटपुट नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं आप। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी और जो आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज करोगे, आउटपुट रिजल्टिंग इज मैक्सिमम एट द लेवल, बेकार है। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब क्या, एटलीस्ट कम से कम एक फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए। हमारे तो फैक्टर ही दो है, एक कैपिटल और एक लेबर, तो कैपिटल अपनी फिक्स है। पर वैसे बात है, ये डाउट आएगा ना, एमसीक्यू आता है ऐसा, कम शॉर्ट रन में क्या कम से कम एक वेरिएबल कि कम से कम एक फिक्स्ड, तो द आंसर इज कम से कम एक फिक्स्ड, एटलीस्ट वन फिक्स्ड होना चाहिए। और लॉन्ग रन मतलब क्या, जहां पे सारे वेरिएबल हैं। और ये जो नाम है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये शॉर्ट रन का नाम है। लॉन्ग रन का नाम क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन के वेरियस नाम्स क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स है फॉर शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के ऑल्टरनेटिव नेम्स है ये सारे। शॉर्ट रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन के ऑल्टरनेटिव नेम्स आगे सारे। आगे कहता द लॉ ऑपरेट्स अंडर assumption which are as follows, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, there must be some inputs whose quantity is kept fixed, और लॉ अप्लाई नहीं करेगा वेयर फैक्टर्स मस्ट बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू यील्ड आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, हेलो ओए ओए सुनो, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जैसा भी काम करता है ना, ऐसा क्यों करता है कि स्टार्टिंग में जो आउटपुट आपकी बढ़ती है फिर आपकी कम होने लगती है, या फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बाद में इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, एग्जाम्पल, अगर 1 यूनिट ऑफ मशीन आपकी, या 1 यूनिट ऑफ कैपिटल मतलब मशीन, 1 यूनिट ऑफ मशीन बढ़िया यूज होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, अगर 4 लेबर काम करेगी। 1 मशीन प्लस 4 लेबर होगी तो आइडियल रेशो है 1:4। पर सर व्हाट इफ 1 यूनिट ऑफ मशीन है एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर है, आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं, बताओ प्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, 1 यूनिट ऑफ मशीन
ਤੇ 4 यूनिट ऑफ लेबर बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट। पर व्हाट इफ 1 यूनिट ऑफ मशीन है, 1 यूनिट ऑफ लेबर है, आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। दिस इज द बेसिक असम्पशन। वैसे रेशो 1:4 है, पर मशीन 4 यूनिट्स ऑफ लेबर ना भी होगी, लेबर घट या वध होगी ਤਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। दिस इज वन ऑफ द assumption। अगर आए हो गया ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 लेबर होगी तो काम होगा, अदरवाइज ਹੁੰਦਾ ही नहीं। फिर ये जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं आगे ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये वन ऑफ द assumption है क्या कि law does not apply where units must be yield, where the factors must be used in the fixed proportion to yield output। अगर इसी रेशो में इनपुट डालनी है फिर ये आउटपुट आएगी, तो फिर वहां पे ये वाला आपका लॉ काम नहीं करेगा। चलो आगे। तो टीपी, एपी एंड एमपी। स्टार्टिंग विद हम ये बात करेंगे, देखो अगर हमारा 4 बंदों से बढ़िया बैठेगा फिट, एक बंदा एक मशीन, तो कितनी आउटपुट आई? 100। एक बंदा, सॉरी, एक मशीन 2 बंदे, एक मशीन 2 बंदे, तो सेकंड बंदा आया उसने कितना प्रोड्यूस किया? 110। टोटल में कितना हो गया आपका? 210। थर्ड बंदा जो ऐड किया गया उसने, थर्ड बंदे ने आके कितना प्रोड्यूस कर दिया? 120। चौथा बंदा जो आया उसने कितना ऐड किया? थोड़ा सा घट, थोड़ा सा घट। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਔਰ 3 ਮਸ਼ੀਨ, सॉरी, एक मशीन एंड 3 बंदे, एक मशीन एंड 3 बंदे वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद जब चौथा बंदा ऐड किया तो एडिशनल आउटपुट थोड़ी जी घट आई। और बंदा ऐड किया तो घट आती गई। तो एमपी का क्या सीन बना? हमारी फोटो एमपी कैसे बनी? नीचे क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। क्या रखेंगे इधर? लेबर। नीचे क्या रखेंगे? लेबर। और इधर क्या रखेंगे? आउटपुट। लेबर और आउटपुट। पहले बंदे की कितनी आई? जितनी भी आई पहला वधी, तो पहले आउटपुट क्या? बड़ी, उसके बाद कम होने लग गई। क्या नेगेटिव भी हो जाती है ये? तो यस, दिस इज योर एमपी कर्व। तो पहला बदल लगी, उसके बाद कटन लगी। जब तक एमपी बढ़ रही थी, दिस वाज एमपी का टॉप, एमपी का टॉप। जब तक एमपी बढ़ रही थी तब तक टीपी बढ़ रही थी और हर बार पहले से ज्यादा बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग एट। अच्छा देखो, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए कि एमपी मतलब टीपी की कर्व आटो नहीं चाहिए। एमपी एंड एपी एक चार्ट में दिख सकते हैं, एमपी एंड एपी एक चार्ट में दिख सकते हैं, पर टीपी अलग चार्ट में दिखना चाहिए, क्योंकि टीपी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। ਇਹ ਤਾਂ 100 ਦੇ आसे पासे तुरे फिरते 70-80-100, ये तो 700-800 ਦੇ पहुंचने लगे। तो टीपी का चार्ट अलग बनना चाहिए। मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना, आपको लगे कि सबको पता नहीं, पता है, अलग बनना चाहिए, पर वैसे हम बना रहे हैं। जिथे तक एमपी वध रहा है, ऊपर जा रहे हैं, उद तक टीपी वधूगी एट, तो ऐसी फोटो बन गई। उसके बाद एमपी पॉजिटिव है, जब तक एमपी पॉजिटिव है टीपी बढ़ेगा, कुछ तो ऐड हो रहा है। तो आप क्या करो, जहां पे एमपी 0 आ रहा है, एमपी जहां पे 0 आ रहा है, तब तक टीपी का क्या होगा? टीपी यहाँ पे मैक्स करेगी, टीपी यहाँ पे मैक्स होगी और इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी फॉल करेगी। ठीक है, तो ऐसा सीन है। अब आ जाओ एपी की बारी। एपी अगर देखें, नीचे रहेगी एमपी के, ऊपर रहेगी? जो चढ़ रही है, जो एमपी चढ़ रही है, एपी उत्ते रू थले रू नीचे। एक बात ध्यान रखना, जेड़ा मार्जिनल है वो इंस्टेंट चेंज है। एक बंदा आया, एडिशनल कितना आया, वो इंस्टेंट चेंज की है मार्जिनल। पर एवरेज की हुंदा है, जेड़ा इंस्टेंट चेंज आया वो सारे च वंडिया गया।
एक घर पे 10 जने हैं, 10 जने में से एक बड़ा भाई कमा के लेके आया, ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪਰ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। तो ਮਾਰਜਨਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਰਜਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਰਜਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਜਨਲ ਉੱਪਰ, ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਵੀ मार्जिनल नीचे, मतलब ज्यादा थल्ले मार्जिनल। तो एमपी ऊपर और एपी नीचे। पहली बात एपी क्या बनाना है आपने, नीचे। दूसरी बात, पहले टॉप कौन करेगा, एमपी या एपी? एमपी। एमपी, क्योंकि जेड़ा भी करूँ एमपी पहला करूँ, पहले एमपी ज्यादा चढ़ रहा है, फिर एमपी टॉप पहला करूँ, एपी टॉप बाद च करूँ। एपी कितने टॉप कर रहे हैं, एपी कहां पे टॉप करेगा, वेयर एमपी कट्स। एपी कहां पे टॉप करेगा, जहां पे एमपी उसको कट करेगा। और एमपी कहां से कट करेगा, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से, ऊपर से। ओए, एपी को एमपी कैसे कट करेगा, ऊपर से कट करेगा, क्योंकि एपी ऊपर से ना, ऊपर थल्ले जाऊगी, तो ऊपर से कट करेगा, कट्स फ्रॉम अबव। सर स्टेज 1 कहां पे एंड होती है, स्टेज 1 कहां पे एंड होती है, जहां पे एमपी टॉप करेगा, जहां पे एपी टॉप करेगा। स्टेज 1 कहां पे खत्म होती है, जहां पे एमपी टॉप करेगा, जहां पे एपी। एमपी बोला तुमने पहला। स्टेज 1 कितने खत्म हो, जिथे एमपी टॉप की, जिथे एपी टॉप, एपी टॉप, जिथे एपी टॉप करूँ वो सारी स्टेज 1 है, ये सारी क्या है, स्टेज 1। और स्टेज 2 कहां तक है, जहां पे टीपी टॉप। और स्टेज 3 कहां पे है, उसके बाद वाली स्टेज 3। ठीक हो गया सर। फिर ये इसका भी कुछ तो नाम होगा, जहां पे एमपी टॉप कर रहा है, इसका कुछ तो नाम होगा, क्या नाम है इसका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या और कुछ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने, अगर आप देखो ना, मैंने टीपी के एक पॉइंट को मार्क करके कहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इतने की हो गया, टीपी दे वदन दा रेट चेंज हो गया। यहां तक टीपी बढ़ रही थी एट इंक्रीजिंग रेट, इसके बाद टीपी बढ़ने लगी एट डिमिनिशिंग रेट। तो टीपी के बढ़ने का रेट चेंज होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेयर एमपी टॉप। ये चीजें गलत तो नहीं करोगे? एक मेरे को बात बताना, सबसे पहले मैंने कर्व कौन सी बनाई, एमपी। दूसरे नंबर पे कौन सी बनाई, टीपी बना लो या एपी बना लो चलेगा। थर्ड नंबर पे एपी बना ली। एमपी को देख करके ही टीपी बनाई और एमपी को देख करके ही एपी बनाई, एमपी के हिसाब से ही बनाई। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, फिर स्टेज 1 एंड आएगी, फिर स्टेज 2 एंड आएगी, फिर स्टेज 3 आएगी। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कौन सी है, इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 1 सारी क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सर क्या स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एमपी गिरेगा? यस, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न तो यहां तक है ना, और इस एरिया में क्या हो रहा है, एमपी गिर रहा है। पर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एपी गिरेगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एपी तो यहाँ पे बढ़ ही रहा होगा, बढ़ रहे मैक्सिमम होगा स्टेज 1 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एपी तो सिर्फ बढ़ ही रहा होगा, पर एमपी पहले बढ़ के फिर बाद में गिरने लगेगा। चलो जी, पहले का नाम क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, हियर एपी हियर इज इंक्रीजिंग, बट टीपी हियर इंक्रीज होने लग गया डिमिनिशिंग रेट पे। अच्छा, स्टेज 1 क्यों आती है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? सर वो ऐसा है ना कि मशीन का एक यूनिट ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा जब लेबर के 3 या 4 यूनिट्स होंगे। तो जैसे जैसे लेबर ज्यादा मिलती जाती है, मशीन की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती जाती है, तो पहले नालों ਵੱਧ प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ है।
तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि आप एफिशिएंट फुलर यूटिलाइज कर पाते हो ऑफ योर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर का एक और नाम क्या है, इनडिविजिबल। डिविजिबल मतलब जो टुकड़ों में बांट दोगे, इनडिविजिबल मतलब जो नहीं बांट पाओगे। फिक्स फैक्टर क्या है, इंडिविजिबल फैक्टर। तब मशीन दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाती है, इंक्रीज इन रिटर्न्स। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर होने लगती है, स्पेशलाइजेशन होने लगती है। मेरे को भी दे दे टॉफी। 4 अगर बंदे हैं तो एक मशीन को 4 बंदे बढ़िया यूज करेंगे, है ना। तो 4 बंदे में क्या होएगा, एक बंदा रॉ मटेरियल डाल रहा होगा, दूसरा बंदा वो लाइन में खड़ा होगा जो फॉल्टी प्रोडक्ट है उसको घेर रहा होगा, तीसरा बंदा जो आउटपुट आ रही है उसको पैक कर रहा होगा। तो अगर बंदे बढ़ते जाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर होती जाएगी, बंदे बढ़ते अड्ड काम ते लाते हैं, स्पेशलाइजेशन होगी तो स्पीड फास्ट होगी, तो आउटपुट ज्यादा आने लगी। अच्छा, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसको बोलते हैं, स्टेज 2 स्टेज 3 डिमिनिशिंग रिटर्न। स्टेज 2 स्टेज 3, स्टेज 2 को डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, स्टेज 3 को नेगेटिव रिटर्न। ध्यान रखना, क्योंकि दिल कर सकता है कि डिमिनिशिंग मतलब स्टेज 3 में डिमिनिश ही हो रहा है, कट रहा है, स्टेज 3 नहीं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज 2, स्टेज 3 इज नेगेटिव रिटर्न। और स्टेज 3 को एक और बोलते हैं कि दिस इज एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब बेतुकी। बेतुकी क्यों बोला, क्योंकि हम बस स्टेज 3 में जाएंगे नहीं, अब बस स्टेज 3 से पहले ही रुक जाएंगे। एमपी नेगेटिव क्यों होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो स्टेज 3 इज एब्सर्डिटी, बेतुकी, इधर अपन नहीं जाएंगे। और सियाना बंदा वैसे कहां तक प्रोड्यूस करेगा, स्टेज 1 के एंड तक, स्टेज 2 के एंड तक। 2 के एंड तक एडिशनल बंदा लगाते जा रहे हो और आउटपुट आपकी बढ़ती जा रही है, तो चलते चलो आगे। तो रैशनल स्टेज कौन सी है आपकी, स्टेज फॉर रैशनल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस अप टू द एंड ऑफ स्टेज 2। स्टेज 2 के एंड तक प्रोड्यूस करो, स्टेज 2 तक के एंड तक प्रोड्यूस करना चाहिए। आगे, अब डिमिनिशिंग रिटर्न ऐसा क्यों होता है कि आउटपुट कम क्यों आने लगती है। हम कहेंगे क्योंकि लेबर तो बहुत बता ली पर मशीन तो बताई नहीं ना, और लेबर मशीन का परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब जेडी आउटपुट मशीन दे पाती वो कल लेबर नहीं दे पा रही, तो आउटपुट थोड़ी थोड़ी घटन लग गई। आउटपुट घटन लग गई क्योंकि लेबर इज नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द मशीन। फिर क्या आएगा, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस वेरिएबल फैक्टर गेट इन ईच अदर्स वे, एक दूसरे च वाइदे फिरते हैं, तो फिर नेगेटिव रिटर्न होने लगी, काम तो कुछ नहीं करते। अब आएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहां पे आपका एमपी गिरने लगेगी और टीपी के बढ़ने का रेट चेंज हो जाएगा। चलो आगे, पहला दूसरा तीसरा, प्लीज ये बातें ध्यान से पढ़ते रहना, वैसे मैंने समझा तो दी सारी। आगे चलो, जब जब एपी बढ़ रही है तब तब एमपी भी। एक मिनट, जितना टाइम एपी बढ़ेगी एमपी ऊपर रहेगी नीचे रहेगी, या पहले ऊपर बाद में नीचे। मैं क्या बोला रितिका, जब जब तक एपी बढ़ रही है एमपी ऊपर ही रहोगी, ऊपर रह के फिर थल्ले भी आ जाओगी, ऊपर ही रहोगी। क्योंकि ਜਦੋਂ एमपी थल्ले आने लगी उदों ਨੂੰ एपी भी थल्ले आने लगी। जब एपी फॉल करेगी एमपी नीचे ही रहेगी, ऊपर भी रह सकती है, नीचे ही रहेगी। अगर एपी फॉल कर रही है तो आपको फोटो मतलब दिमाग में छपी होनी चाहिए, 3-4 बार बना के देखना। एपी कब फॉल करना स्टार्ट करती है, जब एपी कब फॉल करना स्टार्ट करती है, जब एमपी ऊपर से कट करती है। और जब एपी फॉल करना स्टार्ट करती है, यहाँ से कौन सी स्टेज शुरू होती है, 1 के 2 2। ये सारी बातें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से। आगे आ जाओ, दिस इज योर रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल का क्या सिस्टम है यार, रिटर्न टू स्केल का कुछ ऐसा है। पहली बात तो रिटर्न टू स्केल मतलब लॉन्ग रन में खड़े हैं, लॉन्ग रन में खड़े हैं मतलब लेबर और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज कर पा रहे हैं, लेबर भी थे कैपिटल भी। अगर लेबर थे कैपिटल दोनों बताती तो आप ये चेक करो जेडी आउटपुट वधी कितने परसेंट वधी। मतलब अगर इनपुट बढ़ाई हमने 10%,
इनपुट बढ़ाई हमने 10% और आउटपुट भी बढ़ी आपकी 10%, तो 1 आ गया। तो दिस इज योर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इनपुट बढ़ाई 10%, आउटपुट बढ़ गई 12%, दिस इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनपुट बढ़ाई 10%, आउटपुट बढ़ी आपकी 8%, एक तो घट वधी, तो दिस इज योर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न कैसे बोलना आपने? परसेंटेज चेंज इन इनपुट और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट को कंपेयर करते हुए। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब रिटर्न टू स्केल में क्या होगा? इनपुट और लेबर सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे और सेम प्रोपोर्शन में कम करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हमारा प्रोपोर्शन क्या था, 1 मशीन और 3 लेबर था, 2 मशीन करांगे तो 6 लेबर करांगे, 3 मशीन करांगे तो 9 लेबर करांगे और रेशो सेम रखांगे 1:3। ठीक हो गया? और जब ऐसा हम करेंगे कि हमने इनपुट्स बढ़ाएंगे तो जो आपकी आउटपुट है 3 तरीके से आ सकती है। जिनने परसेंटेज इनपुट बताई, आउटपुट उन्ना भी आ सकती है, उन्ने परसेंटेज बढ़ सकती है, घट भी बढ़ सकती है तो ज्यादा भी बढ़ सकती है। उन्नी वधी सेम, परसेंटेज इन सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं आपका? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को एक और नाम क्या बोलते हैं आपका? लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। लीनियर एज इट इज सेम वाला। अगला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का बोलते हैं जब परसेंटेज इन आउटपुट ज्यादा है और इनपुट घट है। और इसमें क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें मिल रहा होता है। मतलब जिਵੇਂ जिਵੇਂ आउटपुट बता रहे हैं, जिਵੇਂ जिਵੇਂ इनपुट बता रहे हैं, आउटपुट ज्यादा बढ़ रही है, तो बेनिफिट मिल रहा है हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है वैसे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो तो प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा कर देने ना, ਤਾਂ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? प्रोड्यूस ज्यादा करे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लोगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लोगे तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। ये तो हो गया रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो लेबर ਨੂੰ हैबिट बन गई सेम काम बार-बार ਕਰਨ ਦੀ, लेबर ਦੀ स्पेशलाइजेशन हो जू, लेबर ਦੀ एफिशिएंसी ਵਧੂ, लेबर सस्ते प्रोड्यूस करूगी। तीसरा ਜਿਹੜੀ फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो उन्नी है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की है घट। तो ये सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जिवें जिवें प्रोडक्शन ਵਧਾਵਾਂਗੇ, लेबर कॉस्ट भी घटू, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी घटू, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी घटू, सारी कॉस्ट घटणगीਆਂ। अमोलक ध्यान किधर है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट ज्यादा है और परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट घट है। डिक्रीजिंग में क्या होगा? डिक्रीजिंग में परसेंटेज चेंज इन आउटपुट घट है, परसेंटेज चेंज इन इनपुट ज्यादा है, ज्यादा इनपुट पाके आउटपुट घट है। ऐसा की होता है क्योंकि यार एक लेवल तो बाद की होता है, मतलब रिलायंस एडी वड्डी हो चुकी है तो इनपुट 10% बढ़ा दो तो जरूरी नहीं होती आउटपुट 10% बढ़ोगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वड्डी हो चुकी है। ऑलरेडी व्हेन द फर्म हैज ऑलरेडी एक्सपेंडेड एट अ वेरी लार्ज स्केल, तो यूजुअली आपको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। और इधर क्या डिफिकल्टीज इन द मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा आती है। इसके अलावा क्या आ गया? कॉप डोगलस फंक्शन। कॉप डोगलस फंक्शन में मेरे आपने ये फॉर्मूला याद करना है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? देखो पुराना फॉर्मूला भी है, नवा फॉर्मूला भी है, दोनों याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया। Q इज इक्वल टू के इंटू एल और सी, इधर ए और इधर बी। पहले क्या होता था? बी को ऐसा बोलते थे 1 माइनस ए, तो पहले बी को रिप्लेस किया गया था 1 माइनस ए के साथ। बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है। के एल सी, के एफ सी होता है ना, के एफ सी, एफ तो कुछ होता ही नहीं, एल से लेबर होती है, तो के एल सी, ओफो के एफ सी। तो याद कैसे रखोगे आप ओफू? याद करने के लिए के एफ सी चिकन, यहाँ से याद रहेगा ना, के एफ सी, के एल सी, के एफ सी। तो के एफ सी चिकन होता है ना, तो के एफ सी से याद रखना। कैसा है ना ब्रांड, मतलब के एफ सी ब्रांड, मतलब के एफ सी सुनते ही दिमाग में क्या आ जाता है? चिकन, के एफ सी चिकन। चलो आगे। कॉक डोगलस। अब कॉक डोगलस पता है क्या क्या किया? कहता कंक्लूजन ड्रॉन क्या था? लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 1/4। देखो ए ब्रैकेट 1 माइनस ए क्या मतलब भी समझते थे कि जहाँ 3/4 होगा था कितना होगा? 1/4। अब भी वही है ए और बी मतलब क्या? कैपिटल के कितने यूनिट्स। अच्छा एक और बात, अभी कि मैं याद रखोगे है ना, 3/4 और 1/4 केड़ा घट ते केड़ा वध रखदे आ? मशीन घट, एक मशीन ते लेबर, केड़ी घट ते केड़ी वध? मशीन घट ते लेबर वध। सेम। लेबर कितनी?
3/4 ਤੇ कैपिटल कितनी 1/4। सेंटेंस की बजाय मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लिख के रखते हो तो ज्यादा क्लिक करते हो और जल्दी क्लिक करते याद रहता है। तो लेबर और मशीन, ऑब्वियसली लेबर 3 हिस्से थे, मशीन 1 हिस्सा, बस 3/4 और 1/4। ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है आपने? एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है कि लेबर के कितने हिस्से होंगे 3, कैपिटल के कितने हिस्से होंगे 1। थर्ड चीज क्या याद रखनी है आपने? ये वाला फॉर्म, ये वाला फंडा याद रखना है, ये वाला भी लर्न रखना है। क्या है ये सर? कब बोलेंगे इंक्रीजिंग? जब a प्लस बी मोर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग, लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट। बस ये लर्न रखना है आपने। चले आगे। सर व्हाट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन? कुछ नहीं है, बस बेकार है ये। चलो आगे। आइसो क्वांट, व्हाट इज आइसो क्वांट? आइसो कर्व क्या था? उस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स आप कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी? सेम। इधर क्या है? एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है? इनपुट्स। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज करो। एग्जांपल के लिए एक मशीन ते 10 लेबर यूज कर लो, या फिर 3 मशीन ते 5 लेबर यूज कर लो। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जो आपको आउटपुट देंगे वो क्या होगी? सेम। व्हाट इज आइसो क्वांट? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। ऑल द पॉइंट्स ऑन आइसो क्वांट गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इतना लिखा होगा ना आपने, ये लिखी होगी ना लाइन, इसके साथ ही एक और ऐड कर लो, सेम लेवल आउटपुट यूजिंग different combination of input, using different combinations of input. Various combination of input giving same level of output is your iso quant curve. अब जैसे इंडिफरेंस कर्व में आपने देखा था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इधर भी MRS जैसे ही MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। MRTS क्या आएगा भाई? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। भी अगर एक मशीन ਵਧਾਣੀ है तो कितने यूनिट ऑफ लेबर घटा सकते हैं? तो पहला ज्यादा लेबर घटा सकती है, बाद च घट, फिर होर घट, फिर होर घट, फिर होर घट। तो पहली बार में ज्यादा लेबर घटा दो, अगली बार में घट घट लेबर घटूगी। तो MRTS क्या करता है? फॉल। क्योंकि MRTS फॉल करता है तो कर्व कैसी बनेगी? कन्वेक्स या कनकेव? व्हाट इज MRTS? व्हाट इज MRTS? फुल फॉर्म होगी। इसके अलावा MRTS इज अ स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व। इधर देखना स्लोप कम हो रही है कि बढ़ रही है? इथे स्लोप की है ज्यादा, इथे स्लोप की है घट, स्लोप घट गई। और MRTS की है स्लोप, MRTS फॉल हो रहा है ना, मतलब स्लोप घट रही है। स्लोप घटूगी तो शेप क्या जी बनूगी? कन्वेक्स। और अगर स्लोप बढ़ूगी तो शेप क्या जी बनूगी? तो MRTS कन्वेक्स क्यों होती है? ड्यू टू डिक्रीजिंग MRTS। आइसोक्वांट नेगेटिवली स्लोप की होती है। अगर मशीन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली लेबर आप कम कर सकते हो। जब मशीन एक इनपुट ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਪੁਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਪੁਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਸਲੋਪ लिखी हुई है। ये लिखा ही हुआ है। प्रॉपर्टीज क्या है? नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप क्यों है? बस इसका रीजन लिख दो। व्हाई नेगेटिवली स्लोप? बिकॉज क्या लिखोगे? वन इनपुट फैक्टर इंक्रीज एंड अदर इनपुट फैक्टर डिक्रीज। वन इनपुट फैक्टर इंक्रीज एंड अदर इनपुट फैक्टर क्या होएगा? डिक्रीज।
एक इनपुट बढ़ेगी और दूसरी इनपुट कम होगी तो नेगेटिव रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन होगा तो नेगेटिव स्लोप होगी। कन्वेक्स की होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरटीएस। और फिर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो भी हमें पता है ऐसा क्यों। आर नॉन इंटरसेक्टिंग बिकॉज, मतलब दो आइसोकॉन्ट ऐसे कट नहीं कर सकती आपस में। क्यों? जेडी हायर आइसोकॉन्ट होगी ਉਹਦੀ सैटिस्फैक्शन की, सैटिस्फैक्शन नहीं आउटपुट, हायर आइसोकॉन्ट है उसकी आउटपुट ज्यादा होगी ਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ बस समझ गए। तो सेम आईसी कर्व वाला फंडा। और आइसोकॉन्ट जेडी आइसोकॉन्ट कर्व जेडी राइट साइड ते होगी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। याद की रखना है भी आइसोकॉन्ट मतलब आउटपुट वाली गल है, आई इंडिफरेंस कर्व मतलब यूटिलिटी वाली गल है। मिक्की भी ध्यान सुन नहीं रहा है मिक्की। डिफरेंस बिटवीन आइसोकॉन्ट एंड इंडिफरेंस, देखो इन इंडिफरेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पर आइसोकॉन्ट में क्या आउटपुट इज क्वांटिफाइबल। एक बार बताना, इंडिफरेंस कर्व जो था वो कौन सा था, कार्डिनल की ऑर्डिनल? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल था तो इसका मतलब नंबर्स मेजर नहीं कर पा रहे थे, पर आइसोकॉन्ट को नंबर मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। चलो आगे। अब आ गया आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट कैसा है, सिमिलर टू बजट लाइन है ये। आइसो कॉस्ट लाइन या फिर बजट लाइन। बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते थे वो क्या बताते थे, बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते थे क्या बताते थे, इंटायर इनकम यूज करके वेरियस कॉम्बिनेशंस केड़े बाय कर सकते हैं ना। इधर की आ गया वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिन्ना दी टोटल कॉस्ट की रहेगी फर्म नु सेम। मतलब फर्म एक, इधर ऐसे उल्टा कर दिया मशीन और लेबर, एक मशीन ले ले ते 50 लेबर ले ले ਉਹਦੀ टोटल कॉस्ट सेम है, वर्सेस 3 मशीन ले ले ते 30 लेबर ले ले ਉਹਦੀ भी टोटल कॉस्ट की है सेम। तो ये क्या बताएंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन आइसो कॉस्ट हैव सेम टोटल कॉस्ट। ये लिख रखा है आपने है ना। इसको एक और बेटर तरीके से क्या लिख सकते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट हैव सेम टोटल कॉस्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, लिखा ही हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कॉस्ट द सेम टू एम्प्लॉय। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसका अल्टरनेटिव लिख सकते हो आप, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिसकी टोटल कॉस्ट क्या है सेम। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हैविंग सेम टोटल कॉस्ट। दिस इज योर आइसो कॉस्ट कर्व। और आइसो कॉस्ट को एक और क्या बोलते हैं, बजट लाइन या फिर बजट कंस्ट्रेन लाइन। ठीक है जी। इसकी स्लोप क्या होती है, उधर क्या पढ़ा था हमने, स्लोप क्या होती है बजट लाइन की, पी एक्स अपॉन पी वाई। इधर भी क्या रहेगी सेम पी एक्स अपॉन पी वाई, पर एक्स एक्सिस पे क्या पड़ा है लेबर, तो इधर क्या आएगा प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। आप ना प्राइस ऑफ लेबर ये ना याद रखना, आप इधर यही लिख लो कि स्लोप क्या होगी पी एक्स अपॉन पी वाई। आप ये लिख लो स्लोप क्या होगी पी एक्स अपॉन पी वाई। ऐसा क्यों लिखवाया मैंने कि एग्जाम में ऐसे लेबर और कैपिटल को इंटरचेंज कर दे तो ठीक है ना, आप फिर वो भी उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या रखो पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ जो भी फैक्टर जो एक्स एक्सिस पे पड़ा है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ जो भी फैक्टर वाई एक्सिस पे पड़ा है। आगे उधर भी इक्विलिब्रियम कहां पे आता था, जहां पे आइसो क्वांट कर्व जो बने जेडी टेंजेंट हो टू द आइसो कॉस्ट। तो ये जो गोल वाली आ रही है कौन सी है, ये आइसो क्वांट कर्व है। जेडी आइसो क्वांट है वो की होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। वेयर आइसो क्वांट इज टेंजेंट
तो बस टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट जब होगी तो दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। स्लोप दोनों की क्या होती है, आइसो कॉस्ट की स्लोप क्या होती है, पी एक्स अपॉन पी वाई, और इसकी क्या होती है, आइसो कॉन्ट की एम आर टी एस, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक हो गया मेरे, ये वैसे ही आपको दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया। है भी कदर हो गया।